हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पार्ट 8 कारक। कारक में हम कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे। देखिए, आज हमारा चैप्टर है पार्ट 8 कारक, प्रकरण जो विषय है कारक। देखिए, कारक क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है पिछले पाठों में, छोटी कक्षाओं में, कि सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर बनते हैं हमारे वाक्य। परंतु शब्दों को एक साथ बोलने या लिखने से वाक्य नहीं बनते। इन वाक्यों को बनाने के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच में विशेष चिन्हों को लगाया जाता है और उससे ही वो वाक्य सार्थक होता है, उनका कोई अर्थ निकलता है। इन्हीं वाक्यों के बीच में लगाए गए इन चिन्हों को, इन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, कारक। देखिए, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाक्य पूरा है। अब हम यहाँ पर ये पेड़ पर, ये पर है तो पर यहाँ पर चिन्ह है, पेड़ फल लगे हैं। अगर हम यहाँ से पर हटा दें, पेड़ फल लगे, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं लगेगा। कहाँ पर फल लगे, पेड़ फल लगे, ये कोई सार्थक वाक्य पूरा नहीं है हमारे। जब हम इस चिन्ह को लगाएंगे कि पेड़ पर फल लगे, तो एक सार्थक वाक्य बन जाता है कि कहाँ फल लगे हैं, पेड़ पर। पेड़ से फल गिर रहा है, कहाँ से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है। तो यहाँ पेड़ के साथ पर और से लगा हुआ है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अर्थात वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करवाते हैं ये कारक हमें। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। जो संज्ञा होती है उसको क्रिया से जोड़ते हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है। अब इसकी एक सार्थक परिभाषा हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इन कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। इनको हिंदी में तो कारक कहते हैं और संस्कृत में जब इन कारकों को लगाया जाता है बच्चों, संस्कृत में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो उसको वहां पर विभक्ति का नाम दे दिया जाता है। अब हमें इन कारक चिन्हों को याद करना बहुत ही जरूरी है, जब भी हमें पता पड़ेगा कि कारक चिन्ह कहाँ पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार है। इनके नाम इधर दिए हुए हैं और ये चिन्ह, इन चिन्हों के माध्यम से भी हम जानते हैं, उन वाक्यों के बीच में लगाते हैं, जिससे कि वो वाक्य सार्थक बनता है, वो वाक्य पूरा होता है हमारा। पहला कारक है कर्ता, इसका है ने। कर्ता प्रथमा विभक्ति में लगता है, कर्ता प्रमुख होता है, कार्य को करने वाला जो होता है उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अलग होने में लगता है अपादान कारक। जहां से कोई चीज, वस्तु या कोई भी अलग होता है ना, तो वहां पर ये पंचमी विभक्ति भी बोलते हैं इसको और अपादान कारक भी बोलते हैं, अलग होने के योग में। संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध बताते हैं। ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, कोई उसका स्थान होता है, स्थान की तरफ इंगित करते हैं, वो अधिकरण कारक में आता है। और संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसमें हे, अरे, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 8 प्रकार के कारकों के नाम और यहाँ पर चिन्ह इसके पढ़े। ये सारणी आपको जरूर से याद करनी है। हमने उसके पहले जो अभी सारणी देखी थी बच्चों, कर्ता, कौन कौन कर्ता ने कर्म को जो कारक थे उनके नाम और चिन्ह देखे थे। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानते हैं कि 8 कारक और किस किस रूप में प्रयोग आते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, इनका प्रयोग किस किस स्थान पर कैसे किया जाता है। पहले हम लेते हैं कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले के बारे में पता चलता है, शब्द के जिस रूप से मतलब जो कर्ता, जो कार्य कर रहा है वो होता है कर्ता, कर्ता कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं कुछ, रवि लिख रहा है। अब कौन लिख रहा है, रवि लिख रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया, रवि, क्योंकि रवि क्रिया कर रहा है। मोहन ने खाना खाया, खाना किसने खाया, मोहन ने, यहाँ पर ये संज्ञा है। इसका इस संज्ञा, इस मोहन का संबंध किससे हो रहा है, क्रिया से, खाना खाने से। यहाँ रवि और मोहन कर्ता कारक है, क्योंकि बताया ना कि संज्ञा का संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं कर्म कारक।
शब्द के जिस रूप पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण से हम समझते हैं, माँ खाना बना रही है। माँ क्या बना रही है? खाना। ठीक है, खाना बना रही है। यहाँ खाना कर्म कारक है। इसका बनाना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। तो कर्म क्या है यहाँ पर? खाना। तो खाना कर्म कारक है। तीसरा देखते हैं, करण कारक। शब्द के जिस रूप से उस साधन का पता चले जिसकी सहायता से काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक कारक होता है उसको बोलते हैं करण कारक। जिस रूप से पता चले कि हम कार्य करें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि वो बालक पुस्तक से पढ़ता है या वो कलम से लिखता है, तो उसमें क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक क्या हो गया? किससे पढ़ रहा है? पुस्तक से। किससे लिख रहा है वो बालक? कलम से। तो कलम हो गया यहाँ पर करण कारक। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए नीचे। बालक कलम से लिखता है। बालक किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो यहाँ पर कलम हो गया करण कारक, क्योंकि इससे साधन का पता चल रहा है कि वो किससे लिख रहा है। ठीक है, वह मुख से खाना खाता है या वो मुख से बोलता है, तो इसमें साधन क्या हो गया? मुख। मुख के द्वारा वो भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे कुछ जिनके साधन होते हैं कार्य को करने में, उसमें करण कारक होता है। देखते हैं चौथा, संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या था? के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए क्रिया, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे पिताजी मोनू के लिए सेब लाए। पिताजी सेब किसके लिए लाए? मोनू के लिए लाए। जैसे पिताजी पुस्तकें लाए, सब बच्चों के लिए पुस्तकें लाए। किसके लिए लाए? बच्चों के लिए पुस्तकें लाए। सीता ने रमा को पुस्तक दी। पुस्तक किसके लिए दी? रमा के लिए। तो इसका एक चिन्ह है ये विशेष, के लिए। आपको ध्यान रखना है, के लिए, रमा के लिए, किसके लिए लाए? मोनू के लिए। तो ये के लिए इसका चिन्ह है, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। मोनू के लिए, रमा के लिए, ये संप्रदान कारक है। बच्चों इन कारकों की आपको ये जो चिन्ह है वो आपको याद करने रहेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है, जब जाके आप इन कारकों के ये जो उदाहरण है इनको समझ पाएंगे। पांचवा है अपादान कारक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपादान कहीं से कोई वस्तु अलग हो रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अलग होने के योग में ही अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। शब्द के जिस रूप से अलग होने का पता चले कि ये वस्तु या ये व्यक्ति यहाँ से अलग हो रहा है, इसको अलग किया जा रहा है, तो वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से। पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, इसलिए अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकल रही? हिमालय से। तो वह हिमालय से अलग हो रही है, तो अपादान कारक होगा उसमें, कहीं से भी कोई भी अलग। जैसे इस कक्षा से छात्र बाहर जाता है, ठीक है, तो छात्र कहाँ से जा रहा है? कक्षा से। कक्षा से अलग हुआ ना, तो अलग होना वहां पर अपादान कारक होता है। अगला कारक, शब्द के जिस रूप से दो शब्दों के बीच का संबंध पता चले। शब्द के जिस रूप से दो शब्दों के बीच का संबंध, उनका जो संबंध है वो पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। रमा का भाई प्रथम आया। किसका भाई प्रथम आया? रमा का। तो भाई में और रमा में संबंध है का। किसका भाई? रमा का। तो ये रमा और ये भाई, इसमें कौन सा संबंध है? का। इससे संबंध पता चल रहा है कि किसका भाई? ये रमा का। तो यहाँ रमा का संबंध कारक है। अगला है हमारा संबंध के बाद में अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से काम के समय स्थान का पता चले अधिकरण कारक कहलाता है। काम का समय, कार्य करने का समय और स्थान, किसी भी स्थान को हम इंगित करते हैं, उसका पता चलता है, तो उसमें अधिकरण कारक होता है। जैसे कौवा वृक्ष पर बैठा है। कौवा कहाँ पर बैठा है? वृक्ष पर, ये इसका स्थान है। तालाब में मछलियां हैं। मछलियां किसमें है? तालाब में। तो यहाँ पर वृक्ष पर तथा तालाब में अधिकरण कारक के स्थान इंगित हो रहा है, दिशा इंगित हो रही है, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। और हमारा अंतिम कारक चिन्ह है संबोधन कारक। जिस संज्ञा शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, किसी को संबोधित करते हैं हम, किसी को बुलाने के लिए, किसी से बात करने के लिए,
ठीक है, पुकारते हैं या बुलाते हैं कुछ बात कहने के लिए तो वो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे बच्चों मन लगाकर पढ़ो, किसे पुकारा गया? बच्चों को। ठीक है, किसको पुकारा गया? तो यहाँ किसको इंगित कर रहे हैं? बच्चों कक्षा में शोर मत करो, तो किसको हम इंगित कर रहे हैं? बच्चों को, सभी छात्रों को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 8 कारक पढ़े, उनके चिन्ह पढ़े और उनके कुछ उदाहरण द्वारा इस पाठ को समझाया। आप इस कारक की जो सारणी दी हुई है उसको अच्छे से, उसके चिन्हों को याद करें और इस पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़े। और ये हमारा कारक का पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।